बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे थे बच्चों, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 में हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज जो हमने पढ़ना है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर स्टार्ट में आपको बताया गया कि आप किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो उसके स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। और जब आप स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करते हैं तो स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करने के लिए आपको सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। उस सराउंडिंग के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो किस फॉर्म में हो सकता है? वो एनर्जी चेंज की फॉर्म में हो सकता है, वो एनर्जी दे सकता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एनर्जी चेंजेस की फॉर्म में आपके पास इंटरेक्शन हो सकता है। टॉपिक हमारे पास है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब सिंपल सी बात है, ऐसा प्रोसेस जिसको हम रिट्रेस्ड कर सकें, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला सकें, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ इट कैन बी रिट्रेस्ड एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर। अगर आप उसको एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में बैकवर्ड डायरेक्शन में चला लें विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग में आप किसी किस्म का कोई चेंज प्रोड्यूस ना करें, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। आपके पास वाटर मौजूद है, वाटर में से आपने हीट रिमूव की, वो आइस बन गई। अब एनवायरनमेंट में आपने, सराउंडिंग में आपने हीट ऐड की, यानी उस सिस्टम से रिमूव करके सराउंडिंग को दे दी। अब उतनी हीट अगर सराउंडिंग से लेके दोबारा उस आइस को दे दें तो फिर वो क्या बन जाएगा? फिर से वाटर बन जाएगा। तो इसमें किसी किस्म का कोई चेंज आपने प्रोड्यूस इस तरह से नहीं किया सराउंडिंग के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। In the reverse process, the system pass through same changes in direct process through the same state as in direct process. अब वो कहता है कि आपके पास जो रिवर्स प्रोसेस में सिस्टम सेम उसी प्रोसेस से गुजरेगा जैसे वो डायरेक्ट प्रोसेस में गुजरा था। जैसे मैंने एग्जांपल ली आइस की, तो वाटर में से आपने आइस को रिमूव किया, वाटर में से आपने हीट को रिमूव किया तो वो आइस बन गई। और जब हीट को ऐड कर दिया तो वो आपके पास क्या बन चुकी है? वाटर बन चुकी है। तो वो ही जो डायरेक्ट प्रोसेस में आपने जैसे हीट रिमूव की थी, इनडायरेक्ट प्रोसेस में यानी रिवर्स प्रोसेस में उतनी हीट आपने क्या कर दी? ऐड कर दी। तो सिस्टम दोबारा अपनी इनिशियल कंडीशन में आ गया। वो ये कहता है इफ द हीट इज अब्सॉर्ब्ड इन द डायरेक्ट प्रोसेस, डायरेक्ट मीन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में अगर हीट अब्सॉर्ब हुई है तो सेकंड में वो क्या होगी? गिवन आउट होगी। और अगर फर्स्ट स्टेप में वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है तो दूसरे प्रोसेस में क्या होगा? जब उसको रिवर्स कर रहे होगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा, ताकि टोटल थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। एग्जाम्पल की बात करता है, वो कहता है कि इन प्रैक्टिस नो एक्चुअल चेंज इज एग्जैक्टली रिवर्सिबल। 100% कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन अगर आप स्लो अकरिंग प्रोसेस है, स्लो अकरिंग प्रोसेस को हम कह सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट वो रिवर्सिबल है। जैसे लिक्विफिकेशन है, एवापोरेशन ऑफ द सब्सटेंस है, परफॉर्म्ड स्लोली। अगर आप लिक्विफाई कर रहे हैं सब्सटेंस को या एवापोरेट कर रहे हैं और प्रोसेस को स्लोली अगर कराएं तो ये आपके पास रिवर्सिबल हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आप गैस को स्लोली कंप्रेस कर रहे हैं विद इन दी सिलेंडर तो ये आपके पास रिवर्सिबल हो सकता है। तो व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? गिव इट्स एग्जांपल। ये पॉइंट यहाँ से आपने याद रखना है। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस जिसको आप बैकवर्ड डायरेक्शन में रिट्रेस्ड नहीं कर सकते बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स। रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स का क्या मतलब है? लाइक जैसे हमने हीट ऐड और हीट सब्ट्रैक्ट की बात की थी, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम की बात की। ये आपके पास क्या है? कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं। प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग कंट्रोलिंग फैक्टर्स, उसको हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो तमाम प्रोसेस हैं जिनमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो और जिनमें हीट डेसिपेशन इन्वॉल्व हो। ऑल चेंजेस विच अकर सडनली और विच इन्वॉल्व फ्रैक्शन और डेसिपेशन ऑफ एनर्जी थ्रू कंडक्शन। कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड्स के अंदर। कन्वेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें गैसेस के अंदर हीट ट्रांसफर होती है। और रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें लाइक सूरज से हम तक जो रेडिएशन पहुंच रही हैं ये सारी इरिवर्सिबल हैं। यानी अगर आपने रूम में हीटर जलाया हुआ है तो रूम में हीटर आपको कन्वेक्शन के थ्रू रूम को हीट प्रोवाइड कर रहा है। क्या उस हीट को दोबारा आप हीटर की तरफ ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो वो हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एंड हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस इज एक्सप्लोजन। जब धमाका होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो वो हाईली आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसको आप किसी भी सूरत में रिट्रेस नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेशन थी डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसको आप रिट्रेस करके दोबारा इनिशियल पोजीशन पे ले आते हैं। A cyclic process which bring the system to its initial state is called cycle, and
प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक। वो प्रोसेसेस सीरीज जो इनिशियल कंडीशन पर सिस्टम को दोबारा ले आते हैं, लाइक हम गए वाटर से आइस में से दोबारा हम किस पर क्या बना दिया, वाटर, तो जहाँ से चले थे दोबारा वहीं पर आ गए, वो प्रोसेस कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। और वो जो हमने मेथड फॉलो किया, जो प्रोसेसेस फॉलो किए, वो साइकिल कहलाते हैं। सिस्टम विच गोज थ्रू अ सक्सेशन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑफन कॉल्ड द हीट इंजन। हीट इंजन के अंदर नंबर ऑफ साइक्लिक प्रोसेसेस होते हैं और वो ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाता है, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये चंद डेफिनेशंस थी जो आपने यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमने पढ़ा था थर्मो क्या है। थर्मो इज द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स कन्वर्जन इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो थर्मो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है क्या हीट को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताएगा। First law of thermodynamics is based on idea that heat energy can neither be created nor be destroyed in thermodynamic system. So it is particular form of law of conservation of energy. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। और ये किसके साथ डील करता है, हीट एनर्जी के साथ डील करता है। और हीट एनर्जी में क्या आ जाती है, इंटरनल एनर्जी मेनली आ जाती है। इंटरनल एनर्जी क्या है, दिस लॉ स्टेट दैट every thermodynamic process a state variable called internal energy. इंटरनल एनर्जी हमें पता है कि किसी भी जो सब्सटेंस की तमाम एनर्जीज को आप ऐड कर दें, सम कर दें, तो वो उसकी क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है। तो ये लॉ इंटरनल एनर्जी के साथ डील कर रहा होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक होगी बात, ये हमारे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम में हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हीट ऐड करना शुरू कर दें। हमने इसको स्टोव के ऊपर रख दिया, हमने इसको ऐसे रीजन पर रख दिया जो इसको हीट दे सकता है। तो हमने इसको स्टोव के ऊपर सपोज रख दिया, ये हीट अप होना शुरू हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो हमने कहा था इंटरनल एनर्जी क्या है, किसी भी सब्सटेंस की जो उसके पास टोटल एनर्जी है उसका सम है। तो जब हमने हीट ऐड की तो इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। जब इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, ये मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन की वॉल्स के ऊपर जाकर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ फोर्स लगाएंगे। इस पिस्टन की जो वॉल्स है उसके ऊपर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से फोर्स लगाएंगे। जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से फोर्स लगाएंगे तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा। तो यहाँ पर ऊपर उठने की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो हमने क्या परफॉर्म किया, वर्क परफॉर्म किया। तो इसका मतलब हमने जो क्यू हीट सपोज ऐड की थी, उसने पहला काम क्या किया, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया, और दूसरा काम वर्क डन परफॉर्म किया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें यही बताता है कि आपने जब क्या किया कि व्हेन की डेल क्यू हीट एनर्जी इज एडेड टू द सिस्टम, दिस एनर्जी अपीयर एज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, प्लस जो हमने कहा था वर्क डन ऑन इट्स सराउंडिंग। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो बन गया डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। ये है हीट एडेड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हीट को काइनेटिक एनर्जी और वर्क बनाया जा सकता है। तो हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क वेयर डेल क्यू इज टेकन एज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि हमने हीट सिस्टम के अंदर ऐड की, और नेगेटिव होगी अगर वो सिस्टम में से रिमूव होगी। डेल यू इज टेकन एज पॉजिटिव जब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये पॉजिटिव होगी। इट इज नेगेटिव व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर कम होगा तो डेल यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। It is emphasized that the first law express three related ideas in a single numerical formula. तीन चीजें रिलेट हो रही हैं। पहली, existence of internal energy as a state variable। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई जो इंटरनल एनर्जी है वो बेसिकली स्टेट वेरिएबल है, वो गैस की कंडीशन के बारे में बताता है। प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई लेकिन टोटल एनर्जी क्या रही, कंजर्व। डेफिनेशन ऑफ हीट एज एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट बेसिकली क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांजिट हो सकती है, जो कन्वर्ट हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नेक्स्ट, यहीं पर फिर इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया गया है, द सम ऑफ ऑल दी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी तमाम काइनेटिक एनर्जी
और तमाम काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का जो सम ऑफ द सब्सटेंस है वो क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी, और इसे हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हीट एडेड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस, उसको हमने नाम दिया इंटरनल एनर्जी का। नेक्स्ट हमने अगर इंटरनल एनर्जी को फिर कैलकुलेट करना हो कि कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, तो W को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो डेल U इज इक्वल टू Q डेल Q माइनस W, ये हमारे पास आ गई इंटरनल एनर्जी में चेंज। इट मीन दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द एनर्जी फ्लोइंग इन एज अ हीट माइनस द हीट एनर्जी फॉर फ्लोइंग आउट एज वर्क। तो हीट किसकी इक्वल हो चुकी है, यानी इंटरनल एनर्जी किसकी इक्वल हो चुकी है, हीट माइनस वर्क डन। इन अदर वर्ड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मेजर्ड बाय द एनर्जी रिटेन्ड बाय द सिस्टम। हमने यहाँ से क्या किया, कितनी सिस्टम ने एनर्जी गेन की। देखिए ना, सिस्टम ये तो हो गई जो हीट ऐड हुई थी, ये सिस्टम के ने बाहर वर्क परफॉर्म कर दिया, तो सिस्टम के अपने पास कितनी एनर्जी रही, वो बेसिकली इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। दिस एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम चेंजेस द ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास डाई या पोली हैं तो वाइब्रेट कर रहे होंगे वो, और रोटेट कर रहे होंगे, ये उस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स के अंदर सेव हो जाएगी। इट्स आल्सो चेंजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन बढ़ेगी, वो दूसरे से दूर जा रहे होंगे तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ जाएंगी, तो ये उस फॉर्म में उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब इंटरनल एनर्जी को मजीद डिस्कस करते हैं। The change in internal energy of the system depends upon the initial and final state of the system. Internal energy is a state function. Internal energy बच्चों क्या है आपके पास, state function है जो initial और final position के ऊपर डिपेंड करता है। ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता जिसको आपने फॉलो किया है, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। सपोज इनिशियल स्टेट है A और फाइनल स्टेट है B, यानी इनिशियल स्टेट A का मतलब है जब आपने हीट ऐड नहीं की थी, गैस नॉर्मल कंडीशन में मौजूद थी, और जब आपने हीट ऐड की तो इंटरनल एनर्जी बढ़ के बी स्टेट पर पहुंच गई, तो इंटरनल एनर्जी भी हो गई UB। तो डेल U इक्वल टू आ गया UB माइनस UA। इसी में फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, डेल U की जगह आ गया UB माइनस UA इज इक्वल टू डेल Q माइनस डेल W। ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज आ गया। वेयर डेल UA एंड डेल B UB, वेयर UA एंड UB आर द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम if the system undergoes a cyclic process। point is कि अगर सिस्टम होगा साइक्लिक प्रोसेस, जिसको हमने कहा था इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या होगी, सेम। अब हमने अभी ये भी कहा इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन है, स्टेट। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर इनिशियल और फाइनल सेम तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, सेम। UB इज इक्वल टू UA, UB इक्वल टू UA, तो ऊपर वाली इक्वेशन में डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू डेल Q माइनस W, तो डेल Q इक्वल टू डेल W। तो इसका मतलब ऐसा साइक्लिक प्रोसेस जिसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, हीट एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। दस इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज यूज्ड इन डूइंग सम यूजफुल वर्क बाय द सिस्टम। इस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ने हमें बताया कि हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, आपने सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट को कांस्टेंट रखें, हीट एनर्जी में चेंज 0 हो जाएगा और टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा। क्विज है जी, 2 blocks of ice when pressed together combine to form a single piece, explain how this happen। दो अगर आपने पीसेस को कंबाइन किया हुआ है तो वो दो पीसेस हैं डिफरेंट, उनको प्रेस कर दें इकट्ठा, आइस पीसेस हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाते हैं, सिंगल बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर, उनके अंदर हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो हीट ऑफ फ्यूजन एक्सचेंज होती है। हीट ऑफ फ्यूजन के नतीजे में एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर सिंगल एक बॉडी बन जाते हैं। ठीक होगी बात। ये आपके पास पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, पॉइंट टू पॉन्डर। द अर्थ रिसीव हीट फ्रॉम द सन कॉन्टिन्यूसली, इन दिस केस अर्थ विल बी एज अ हॉट एज अ फर्नेस इन नो टाइम। एज सच थिंग डज नॉट हैपन, व्हाट कंपनसेटरी मेजर्स डू अर्थ हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर। कहता है कि अर्थ को कॉन्टिन्यूसली जो है वो सूरज से रेडिएशंस मिल रही हैं, तो अर्थ को तो एक फर्नेस हो जाना चाहिए था जो हीट अप, जो हाई अमाउंट में आपके पास हीट को कैरी कर रही होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, अर्थ का टेम्परेचर क्यों मेंटेन रहता है, इसकी रीज़न आप सोचें, फिर मुझे आपने इसी लेक्चर में बतानी है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक होगी बात। यहाँ तक हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने कंप्लीट किया।
नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इंशाल्लाह मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।